In 2001, India's exports to China were about $1 billion. और वही जो हमने चाइना से इंपोर्ट किया in 2001, that was about $2 billion. और आज जो सबसे रीसेंट डेटा है 2019-20 का, वो हमको बताता है that India's exports to China have grown from 1 billion in 2001 to about 18 billion dollars. Whereas चाइना से जो हमने इंपोर्ट किया that has gone up from 2 billion dollars in 2001 to around 74 billion dollars. यानी दोनों कंट्रीज का जो गैप था, ट्रेड गैप था, वो 1 बिलियन डॉलर से बढ़ के 56 बिलियन डॉलर्स हो गया है। और ये कहानी चाइना की हर कंट्री के साथ है। वो दुनिया को एक्सपोर्ट करता जा रहा है, उनसे इंपोर्ट कम कर रहा है और उससे उसका सरप्लस क्रिएट हो रहा है, जिससे वो बहुत बड़े रिजर्व्स क्रिएट कर रहा है। आज चाइना के पास करीब 3 ट्रिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं और माना जा रहा है कि वो इस पैसे से गरीब देशों को लोन दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, एयरपोर्ट बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए। और जब वो ये पैसा उसको वापस नहीं दे पाएंगे तो वो इन एसेट्स पे कब्जा कर लेगा। ये है चाइना का बढ़ता इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सबको एज अ नेशन इस चाइनीज थ्रेट से कैसे लड़ना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वरुण मल्होत्रा। और जैसा आप में से कई लोग जानते हैं, मैं लोगों को स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर ट्रेन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने अपनी वेबसाइट varunmalhotra.co.in पे अपना 4 घंटे का अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको हम फ्लैप बोलते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, वो एब्सोल्युटली फ्री किया हुआ है। और ये एक इन्वेस्टर को बताता है कि वो कैसे खुद के लिए इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सके। और ये हमारे इंटेंसिव प्रोग्राम यानी फ्लिप फाइनेंशियल लिटरेसी इंटेंसिव प्रोग्राम, उसका जो 36 आवर्स का प्रोग्राम है, उसका प्री रिक्विजिट है। अब बात करते हैं इस वीडियो की कि हमको एज ए नेशन चाइनीज थ्रेट से कैसे लड़ना चाहिए। तो हम में से काफी लोग ये बोलते हैं कि लड़ने का सबसे सिंपल तरीका है कि हमको एज इंडियन सिटीजन्स चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। तो अब उसका आर्गुमेंट ये है कि अगर चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट करना अगर इतना सिंपल सॉल्यूशन है, तो हम क्यों बॉयकॉट करें? इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं बॉयकॉट कर देती? अगर इंडियन गवर्नमेंट बॉयकॉट कर दे तो मैं चाहूं तो भी नहीं खरीद पाऊंगा। तो उसका आंसर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इसलिए बॉयकॉट नहीं कर सकती क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में ये रूल है कि वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर क्यों है, मेंबरशिप छोड़ क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं उनमें आपस में ट्रेड करना बहुत इजी हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाते हैं और इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट, जो WTO के मेंबर्स हैं, वो पूरी एक मार्केट मिल जाती है अपने एक्सपोर्ट्स को बाहर भेजने के लिए। इसलिए हम उसको WTO मेंबरशिप को नहीं छोड़ते। अब क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब क्या दुनिया की सारी कंट्रीज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं? तो हाँ, एकदम सही। नियरली दुनिया की सारी बड़ी कंट्रीज WTO के मेंबर्स हैं। जो नहीं है वो एप्लीकेशन देके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उनको मेंबरशिप मिल जाए। बट हाँ, 16 कंट्रीज हैं जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप नहीं ली है। तो आप लोग ये सोचेंगे जिन्होंने WTO की मेंबरशिप नहीं ली शायद वो इतना इंपोर्ट नहीं करते होंगे, वो सब कुछ अपना खुद बनाते होंगे। तो बिल्कुल नहीं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, डेटा ये कहता है उन 16 कंट्रीज में से अधिकतर सारी कंट्रीज का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अगर आप इंपोर्ट देखें राइट साइड पे तो वो एक्सपोर्ट के डेटा से कई गुना बड़ा है, नियरली हर कंट्री में बड़ा है। तो इसका मतलब इंपोर्ट तो अभी भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर वॉशिंग मशीन नहीं बनाते तो आपके कंज्यूमर्स की लाइफ बेटर करने के लिए आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है। अगर आप एसी नहीं बनाते तो बाहर से एसी खरीदना है। तो ये इंपोर्ट फिर भी करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इनफैक्ट मेन रीजन शायद यही हो सकता है क्योंकि उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है। तो उनके लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल भी है और शायद वो करना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसमें से काफी कंट्रीज जो है वो टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज हैं। तो वो चाहती ही नहीं है शायद उनके उधर कोई मैन्युफैक्चर करे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो और उनका टूरिज्म हिट हो। इन कंट्रीज में से बस एक कंट्री है 16 कंट्रीज में से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ना होके भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, वो है तुर्कमेनिस्तान। बट उसमें आपको समझना पड़ेगा वो एक्सपोर्ट क्या कर रहा है। वो ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर उस मामले में चाइना है। तो इसका मतलब अगर आप इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप छोड़ भी दे तो हमको प्रॉब्लम ये हो जाएगी, इंपोर्ट तो फिर भी हमको करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों की जो लाइफ बेटर करनी है, जो हम नहीं बनाते वो हमको बाहर से लेना ही पड़ेगा। बहुत चीजें हम नहीं बनाते और एक्सपोर्ट करने की हमारी जो मार्केट है वो रिलेटिवली छोटी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप नहीं छोड़ सकते तो हम रिएक्ट करें कैसे? तो इसके लिए हमको थोड़ी बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स समझनी पड़ेगी। अगर आप समझे पहले तो कि ये
इंपोर्ट्स के लिए इतनी नफरत आती कहां से? उसकी हिस्ट्री कहीं जाती है 16th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में। एक थ्योरी थी जिसको बोला जाता है मर्केंटिलिज्म थ्योरी। ये मर्केंटिलिज्म थ्योरी 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी में यूरोप में बहुत पॉपुलर थी और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि नेशन वही डेवलप माना जाता है जिसके पास बहुत गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्रेशियस मेटल हो। तो अगर आप याद करें तो पहले वाले राजा महाराजा क्या करते थे, बहुत वॉर वगैरह होती थी। क्यों वॉर होती थी? सबको बाकी लोगों का खजाना चाहिए होता था, गोल्ड चाहिए होता, सिल्वर चाहिए होता था, प्रेशियस मेटल चाहिए होता था। और दूसरा तरीका गोल्ड पाने का क्या था? अगर आप कोई चीज दूसरी कंट्री को देते थे और उसके बदले अगर आपने समझिए 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया किसी कंट्री को और 40 रुपए का ही सामान लिया, तो बाकी जो 60 रुपीज हैं उस टाइम पे इंटरनेशनल करेंसी गोल्ड थी, तो उन कंट्रीज को आपको गोल्ड 60 रुपीज का देना पड़ता था। इसका मतलब जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे, तो आपके पास ज्यादा गोल्ड आता था। और उस टाइम यह माना जाता था मर्केंटिलिज्म थ्योरी के हिसाब से कि जिसके पास गोल्ड है वही ज्यादा डेवलप्ड है। दूसरा, इस थ्योरी में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, वो ये मानती थी कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सम जीरो गेम है। सम जीरो गेम मतलब अगर मैंने आपसे सामान लिया तो मैंने आपको गोल्ड दिया, मुझे सामान मिला, लेकिन सामान की इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती थी। यह माना जाता था जिसके पास भी गोल्ड आएगा वो विनर है और जिसके पास गोल्ड जिसके हाथ से जाएगा वो लूजर है। तो सम जीरो एक्टिविटी मानते थे और यह थ्योरी काफी पॉपुलर रही काफी टाइम तक। बट 18th सेंचुरी में एक फेमस इकोनॉमिस्ट आए जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, एडम स्मिथ, और 1776 में उन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी। आज भी अगर आपको टाइम मिले तो वो किताब पढ़नी चाहिए, जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। और उस किताब में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया और उन लोगों को बोला कि शायद मर्केंटिलिज्म थ्योरी कुछ चीजों को मिस कर रही है और उन्होंने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रीज को ऐसा मानना चाहिए, हाउस होल्ड से रिलेट करना चाहिए। यानी कि एक कंट्री जैसे है, अलग अलग घर है, मेरा एक घर, आपका घर, मेरे घर को एक कंट्री मान लीजिए, आपके घर को एक कंट्री मान लीजिए। अगर हम दोनों हाउस होल्ड आपस में ट्रेड करना बंद कर दें तो क्या होगा कि कल से मैंने सोचा यार मैं आपके घर से लैपटॉप खरीद रहा हूं, तो सारा पैसा तो आप ही ले जाते हैं मैं जितना कमाता हूं, तो मैंने सोचा अब से मैं आपसे लैपटॉप नहीं लूंगा। फिर दूसरे का मैंने सोचा इससे मैं फ्रिज लेता हूं, वो भी क्यों लूं, मैं भी खुद ही बना देता हूं। फिर मैंने सोचा चश्मा भी मैं खुद क्यों नहीं बना लेता। फिर अगर ऐसे करने लग जाऊं, अपने जूते, चश्मा सब कुछ खुद बनाने लग जाऊं, बिजली खुद बनाने लग जाऊं, तो सोचिए कंट्रीज का क्या होगा। तो एडम स्मिथ ये बोल रहे थे हर हाउस होल्ड को फोकस उस चीज पे करना चाहिए जिसमें वो अच्छे हैं। यानी कि अगर मैं लेक्चर देने में अच्छा हूं तो मेरा सारा टाइम लेक्चर देने में जाना चाहिए, उससे मैं जो पैसा कमाता हूं वो मेरे को बाकी हाउस होल्ड से खरीदना चाहिए। ये उनका पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट जो इंट्रोड्यूस किया वो ये था कि एक डेवलप्ड नेशन वो नहीं है जिसके पास गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस मेटल ज्यादा है। एक डेवलप्ड नेशन वो है जिसके सिटीजन्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम कर पाते हैं। ज्यादा कंज्यूम जैसे कि अगर ज्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज कंज्यूम कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे कपड़े खरीद पाते हैं, ज्यादा इंजॉय कर पाते हैं, जो भी ज्यादा जिस कंट्री के भी सिटीजन्स ज्यादा कंज्यूम कर पाता है, ज्यादा गाड़ियां, ज्यादा घर, ज्यादा एयर कंडीशन, ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा रेस्टोरेंट, जो ज्यादा कंज्यूम कर पाता है वही डेवलप्ड है। और अगर आज देखें तो जो डेवलप कंट्रीज है अमेरिका जैसी, उनको हम डेवलप मानते क्यों हैं? क्योंकि वहां के लोगों को जो चाहिए वो मिल जाता है। इनफैक्ट 1970s 1980s में याद करिए, जब आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका से आता था तो आप उसको एक लिस्ट देते थे कि मेरे लिए ये लेके आना, ये लेके आना। आज वो चीज काफी कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? क्योंकि इंडियन सिटीजन्स को भी बहुत सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया है और इंडिया में मिलना स्टार्ट हो गया है। इसीलिए हम बोलते हैं इंडिया पहले के हिसाब से डेवलप हो गया है। दूसरा उन्होंने जो बताया वो ये पॉइंट था कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो सम जीरो गेम नहीं है, ये सम पॉजिटिव गेम है। इसका मतलब अगर मैंने आपसे लैपटॉप खरीदे, मेरी कंट्री ने आपकी कंट्री से लैपटॉप खरीदे, तो आपको तो पैसा मिला ही, लेकिन लैपटॉप से मैं आईटी सर्विसेज क्रिएट कर पाया तो मैंने भी पैसा कमाया। इसका मतलब जिसने लैपटॉप बेचे उसको तो फायदा हुआ ही, जिसने लैपटॉप खरीदे और उससे कुछ काम किया उसको भी फायदा हुआ। तो वो ये बता रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड सम जीरो गेम नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड में जो सेलर है उसको भी गेन होता है, जो बायर है उसको भी गेन होता है। दूसरा उन्होंने एक और पॉइंट बोला कि एक्सपोर्ट्स बिल्कुल बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने कहा एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी चीज है, सब कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना ही चाहिए, लेकिन वो इसलिए अच्छा नहीं है कि आप गोल्ड ले सके, वो इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्सपोर्ट जितना आप करेंगे, आप जितना पैसा कमाएंगे, उससे आप ज्यादा इंपोर्ट कर सकते हैं और अपने सिटीजन्स की लाइफ बेटर कर सकते हैं। अब अगर हम एडम स्मिथ की नजर से देखें तो शायद ऐसा लगता है कि बाहर का चाइनीज गुड को बॉयकॉट करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। समझते हैं ऐसा क्यों? पहली, हमने बोला था डेवलप नेशन वो है जो
हम जिनके सिटीजन्स ज्यादा कंज्यूम कर सके। अब अगर चाइना में कोई अच्छी चीज आती है, जैसे समझिए इस टाइम पे कोरोना वायरस की कोई दवाई या वैक्सीन चाइना में आ जाता है और इंडियन भी बना देती है कोई कंपनी, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो हमारे सिटीजन्स को चाइनीज जो ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीन है वो लेनी चाहिए या इंडियन प्रोडक्शन और बोलना चाहिए कि नहीं हम तो इंडियन ही खरीदेंगे, तो हमको वो इंडियन खरीदनी चाहिए। तो वो ये बोल रहा था इंडिया तभी डेवलप माना जाएगा जब उनके सिटीजन्स को बाहर की बेस्ट चीज मिलेगी। दूसरा एक और तरीका हो सकता है कंट्री को समझने का कि डेवलप्ड नेशन कौन सा होता है। जैसे आज हम बात करते हैं जीडीपी की टर्म्स में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वही इकोनॉमी सबसे बड़ी है जिसकी जीडीपी बड़ी है। जीडीपी मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने बोला हम चाहते हैं इंडिया बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज $5 ट्रिलियन हो जाए। अब समझते हैं प्रोडक्शन हमारी बढ़ेगी कैसे। समझिए मैं एक फोटो फ्रेम बनाने वाली कंपनी हूं और मैं फोटो फ्रेम को असेंबल करता हूं, चीजें कील व्हील लगाता हूं। अब कील लगा के स्क्रू लगाने के दो तरीके हैं। एक है मेरे पास मैं एक नॉर्मल स्क्रू ले लूं, इंडिया में जो स्क्रू मिलते हैं, और साथ में मैं हैमर ले लूं, वो हैमर भी इंडिया में मिलता है। लेकिन मान लीजिए अचानक से चाइना ने एक नई मशीन बना दी जिसमें बस मशीन दबाते ही स्क्रू आराम से फिट हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक मशीन आ गई। तो उसको यूज अगर मैं करता हूं तो मैं ज्यादा फोटो फ्रेम बना पाता हूं। लेकिन अगर मैं इंडियन हैमर और ये स्क्रू यूज कर रहा हूं, क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिक मशीन वो बनी नहीं, और अगर बनी है तो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या वो चाइना वाली जो है वो 10 रुपए की है और इंडिया वाली 200 रुपए की है, तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं अगर मैं उसको यूज करता हूं तो मैं ज्यादा फ्रेम बना पाऊंगा चाइनीज इलेक्ट्रिक मशीन को, और मेरा कॉस्ट भी सस्ती रहेगी। क्योंकि कॉस्ट सस्ती रहेगी तो मैं बाहर के लोगों को अपनी फोटो फ्रेम एक्सपोर्ट भी कर पाऊंगा। अगर मैं इंडियन ले लूं और उसमें पैसे ज्यादा लग जाएं और या क्वालिटी अच्छी ना हो तो एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे समझिए कि दिल्ली में और इंडिया में एयर बहुत खराब है, पॉल्यूटेड है, तो अगर समझिए चाइना वालों के पास कोई मशीन है जो बहुत आसानी से एयर एकदम साफ कर देती है, और इंडियन मशीन जो है वो महंगी भी है और अभी इतना साफ ठीक से कर नहीं पाती, तो क्या हम अपने इंडियन सिटीजन्स को ये बोलें क्योंकि हमारी मशीन जो है ज्यादा ठीक से साफ नहीं कर पाती तो आपको गंदी हवा में ही रहना पड़ेगा। लेकिन सिटीजन डेवलप वो थे जिनको ज्यादा अच्छी साफ हवा मिले, वो हमको शायद चाइना से मिल रही है। एक और एग्जांपल समझते हैं, बुलेट ट्रेन। 1970s में मान लेते हैं जापान ने बुलेट ट्रेन बनाई और हमने बुलेट ट्रेन नहीं बनाई, हम अपनी नॉर्मल ट्रेन पे चल रहे थे। तो जापान ने बोला कि हमसे टेक्नोलॉजी खरीद के आप बुलेट ट्रेन लगा लो। हमने बोला नहीं नहीं, हमारी तो जो रेलवेज है इंडियन रेलवेज, हम वही करेंगे, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तो उससे हुआ क्या, जो जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया हो गया और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था तो जो कंपनीज गुड्स बनाती थी वो ठीक से उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाती थी, एक जगह से एक जगह पहुंचाने में टाइम बहुत लग जाता था। क्योंकि टाइम लगता है तो इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ती है, तो कॉस्ट आपकी ज्यादा हो जाती है। तो एक्सपोर्ट की मार्केट में यानी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे गुड्स को बेचना मुश्किल हो गया और जापानीज गुड को बेचना आसान हो गया। तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि इसका मतलब इंपोर्ट करना जरूरी है। हम बोल रहे हैं कि अगर कोई बेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर आती है तो आपको अपने एंटरप्रेन्योर को बेस्ट टेक्नोलॉजी बाहर से लेके देनी पड़ेगी, और अगर आप नहीं लेके या तो खुद बनानी पड़ेगी, और अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आपको बाहर से लेके देनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल समझते हैं इसमें इंफोसिस का। अब 1990s में अगर हम इंफोसिस को बोल देते कि हम तो लैपटॉप नहीं बनाते, आप टाइपराइटर लो जो हम बनाते हैं इंडिया में और उसी से दुनिया को आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करो, तो वो तो हम कर नहीं पाते। इसका मतलब वो आईटी सर्विसेज ज्यादा एक्सपोर्ट इसलिए कर पाया क्योंकि बाहर से हमने उसको कंप्यूटर लेने के लिए अलाउ कर दिया। तो मैं वापस बोल रहा हूं, या तो हम इंफोसिस को कंप्यूटर बना के देते इंडियन कंप्यूटर जो बेस्ट होता और सस्ता होता, जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती, और अगर नहीं कर पा रहे थे तो दूसरा ऑल्टरनेटिव था एटलीस्ट हम बाहर से लेके आईटी सर्विसेज पे फोकस करते। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है अगर आप स्क्रीन पे देखें जो बहुत कुछ क्लियर करता है कि इंडिया के सबसे बड़े इंपोर्ट और सबसे बड़े एक्सपोर्ट क्या है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट में ऑयल आता है और एक्सपोर्ट में भी ऑयल आता है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि हम ऑयल इंपोर्ट भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो समझते हैं हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं। हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बट इंडिया जो है रिफाइनिंग, बहुत बड़ी रिफाइनिंग जगह है जहां पे क्रूड ऑयल को लेके रिफाइन किया जाता है और दुनिया को डीजल पेट्रोल रिफाइन करके बेचा जाता है, उसके जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचा जाता है।
इसका मतलब हम लोगों को एक्सपोर्ट ऑयल के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट तभी कर पाते हैं जब बाहर से हम सस्ता क्रूड लेते हैं। अगर कोई बोले कि इंडियन क्रूड खरीदो जो बहुत महंगा है, तो शायद हमारे लिए एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी। दूसरा भी अगर आप लिस्ट में नाम देखें तो प्रेशियस मेटल और जेम्स है, इंपोर्ट में भी वही है और एक्सपोर्ट में भी वही है। तो आपको वापस पता लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम पूरी दुनिया से डायमंड लेते हैं और इंडिया में उसको हम बेसिकली पॉलिश करते हैं और पॉलिश करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वापस समझिए, हम एक्सपोर्ट तभी कर पाते हैं क्योंकि जब हम बाहर का गुड क्वालिटी डायमंड लेते हैं अच्छा और सस्ता, और फिर उसको पॉलिश करके हम दुनिया को पहुंचा देते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखें, हम व्हीकल्स बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन व्हीकल्स के लिए जो प्लास्टिक है शायद हम इंपोर्ट करते हैं। उसी तरीके से हम फार्मास्यूटिकल बहुत एक्सपोर्ट करते हैं, दवाइयां बहुत एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया की डेवलप कंट्रीज को। लेकिन आप जान के हैरान होंगे, इस फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो रॉ मटेरियल है वो हम चाइना से ही लेते हैं। अब अगर मैं ये बोल दूं नहीं इंडियन लो, चाहे जो प्लास्टिक का पार्ट है या जो अलग अलग चीजें जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो इंडियन लो, जो शायद क्वालिटी खराब है या फिर थोड़ा महंगा है, तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे? नहीं। तो मेरे ख्याल से ये तो इसमें तो शायद कोई डिबेट नहीं है कि जो कंपनीज एक्सपोर्ट करती हैं उनका रॉ मटेरियल तो हमको लेना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल रहा इंपोर्ट करना पड़ेगा, या तो इंडियन बेस्ट मिल रहा है तो इंडियन ले लेंगे, नहीं मिल रहा तो बाहर से ले लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं बोल सकते कि बाहर वाला जो है वो सस्ता है लेकिन इंडियन महंगा है, लेकिन तुमको इंडियन लेना ही पड़ेगा। वरना हम जो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, जो छोटा एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं दुनिया में, इंडिया रिलेटिवली बहुत कम एक्सपोर्ट करता है, वो भी हम कर नहीं पाएंगे। अब जब मैं एक पार्टी में गया तो दो दोस्तों में बहुत झगड़ा चल रहा था। तो एक ने बोला हाँ यार ये तो बहुत क्लियर है कि जो कंपनीज बाहर एक्सपोर्ट करती हैं उनको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उनको तो लेने अलाउ करना चाहिए। फिर दूसरे बंदे ने बोला हाँ कंपनीज को अलाउड होना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इंडिया की मदद करें, इंडियन प्रोड्यूसर्स की मदद करें, और एटलीस्ट हम जब जाके सामान खरीदते हैं तो हमको हमेशा इंडियन गुड ही खरीदना चाहिए। तो इसमें भी दोनों लोगों में काफी बहस हो गई। एक ने बोला नहीं नहीं क्यों खरीदना चाहिए इंडियन, हमको तो वो खरीदना चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट है और सस्ता है और पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स को फायदा होता है सस्ता और अच्छा खरीदने से, चाहे वो चाइनीज हो या इंडियन हो। और दूसरे ने बोला अगर हम ऐसे ही करते गए तो इंडियन सारी कंपनीज बंद हो जाएंगी, तो प्रोड्यूसर खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप देखें इसमें दोनों लोग एक डिबेट में फंस गए थे, और वो डिबेट कहां एंड हो रही थी? एक बोल रहा था हमको प्रोड्यूसर्स के बारे में सोचना चाहिए, उनका फायदा, और दूसरा बोल रहा था हमें कंज्यूमर्स के बारे में सोचना चाहिए। बट मेरे को इंटरेस्टिंग ये लगा कि दोनों में से किसी को ये नहीं पता था कि ये ऐसा करने से, चाइनीज गुड को अंदर इंडिया में लाने से प्रोड्यूसर को कितना नुकसान होता है, नंबर में, वैल्यू में कितना नुकसान होता है, और कंज्यूमर को कितना फायदा होता है। अगर दोनों को इतना ही सेम नुकसान और सेम गेन ही होता है, दोनों कंज्यूमर प्रोड्यूसर को, तो एज ए नेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा तो नहीं कि प्रोड्यूसर को ज्यादा नुकसान या कम नुकसान होता है एज कंपेयर टू कंज्यूमर्स, तो उस केस में हमारे नेशन को गेन या लॉस हो जाएगा। तो अब हम मैथमेटिकली ये समझेंगे कि जब हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं चाइना से सस्ता, तो प्रोड्यूसर्स को नुकसान होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कंज्यूमर्स को फायदा होता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों मिला के नेट इफेक्ट एज ए नेशन को हमारे क्या होता है वो हम मैथमेटिकली समझेंगे।